मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी विषय भूगोल अध्याय 1 कक्षा 6 के लिए। तो पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है सौर मंडल। तो आज हम अपने सौर मंडल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। रात का चित्र है। रात्रि में आकाश कैसा दिखता है वो इस फोटो में दिखाया गया है। तो आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद पूरे आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से आकाश भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। तो ये बिल्कुल वास्तविक जीवन का अनुभव है। जब भी हम रात को आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कुछ ज़्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं, कुछ धुंधले दिखाई दिए। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। ये भी आपने सबने देखा होगा कि कभी चंद्रमा पूरा गोल दिखते हैं, कभी आधे दिखते हैं, कभी कटे हुए दिखते हैं। तो पूर्ण चंद्र को एक महीने में सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम अगले पृष्ठ में देखेंगे, जिसे हम नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के ही प्रकाश से चमकता है। अब कुछ जानने योग्य बातें हैं, जैसे कि जियोग्राफी। भूगोल को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। यह ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसमें होता है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के बारे में बताया जाता है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी, तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना। इस प्रकार जियोग्राफी बना है। तो जिस विषय में पृथ्वी के बारे में लिखा गया है और हम जिसको पढ़ते हैं उसको कहते हैं जियोग्राफी। तो जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी भी होता है, जियोलॉजिया। मैट्रिया पृथ्वी का मापन, और लॉजिया में पृथ्वी का अध्ययन, और ऑइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये तीनों अलग अलग टर्म हैं जिसको आपको जानना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं। हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती हैं। हाँ, तो आपने ध्यान से देखा होगा अगर कभी, तो शाम को जब सूरज भगवान रहते हैं हल्के से, तो तभी थोड़ी सी चंद्रमा की हल्की हल्की आकृति दिखाई देती है। लेकिन दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम चंद्रमा को देख नहीं पाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही उनकी हल्की आकृति दिखाई देने लगती है और रात होते वो पूरा दिख जाते हैं जब सूर्य डूब जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कहलाती हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः कौन कौन है? तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। मतलब सब अलग अलग बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा मतलब गर्मी, तथा प्रकाश मतलब रोशनी होती है, जिसे वे उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित मतलब बाहर निकालते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये तारे हमसे बहुत अधिक दूर हैं। तो अत्यधिक दूर होने के कारण ये हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, तथा हम लोग इनकी गर्मी या इनकी रोशनी को अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी की वजह से। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे 6 मंजिल 7 मंजिल पे जाइएगा तो आपको नीचे की चीज़ें बहुत छोटी दिखने लगेंगी। कोई व्यक्ति भी जा रहे हैं तो वो बहुत छोटे दिखते। तो जब हम बहुत ऊंचाई पर या बहुत दूरी पे जाते हैं तो हमें बाकी चीज़ें छोटी दिखने लगती हैं। तो इसी कारण से हमें
तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि असल में वो बहुत बड़े हैं। और सूर्य भी एक तारा है, ये आप जानेंगे। आइए कुछ प्रयोग करें। कुछ प्रयोग आपने देखा होगा कि हमें इस प्रयोग के लिए एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई की आवश्यकता होगी। कागज के मध्य में, मतलब कागज के बीच में आप टॉर्च के कांच को कागज से सटा कर रखेंगे तो क्या होगा, टॉर्च के कांच की जो गोलाई है उसके में एक वृत्त खींचकर, मतलब गोला खींचकर उसमें सुई से छोटे छोटे छिद्र कीजिए, छेद कीजिए। कागज के छिद्रीय वृत्तीय भाग को कांच के सामने की तरफ रखिए तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दीजिए ताकि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। दूसरी सभी बत्तियों को बुझाकर अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। अब आप टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालिए। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दीजिए। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। इसकी तुलना हम उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा प्रयोग है बच्चों, इसको चाहे तो आप अपने घर में कर सकते हैं। कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती हैं। ये भी आपने अनुभव किया होगा अपने रोजमर्रा के जीवन में। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफ़ी छोटा दिखता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम हवाई जहाज देखते हैं और बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो वो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन वही हवाई जहाज यदि आप एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पे देखिएगा तो बहुत बड़ा दिखेगा, क्योंकि वो तब नज़दीक रहता है, और जब उड़ता है बहुत ऊंचाई पे तो बहुत छोटा दिखता है। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, मतलब आकार दिखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत आसानी से पहचाने योग्य नक्षत्र मंडल को क्या कहते हैं, लिटिल बियर या सप्तर्षि कहते हैं। 7 ऋषि, 7 संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। ये हम सभी अनुभव करते हैं रात के समय। आप सभी ने देखा होगा। प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में, वो लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो आप सभी को पता है, ध्रुव तारा के बारे में पता ही होगा कि ध्रुव तारा एकदम अटल है, वो अपने एक निश्चित स्थान पर रहने के लिए ही जाना जाता है। तो ध्रुव तारा तो अटल है, वो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। और ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में दिखता है, उत्तर दिशा को बताता है। तो लोग इसी से दिशा का अनुमान लगाते थे कि अगर ध्रुव तारा दिख रहा है मतलब उधर उत्तर दिशा है। इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से भी ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मतलब घूमते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परि मतलब चारों ओर, भ्रमक मतलब घूमना, चारों ओर घूमने वाला, अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है, तो उसको हम परिभ्रमक कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सप्तर्षि तारा दिख रहा है, उधर ध्रुव तारा दिख रहा है, एक बच्ची देख रही है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर परिवार। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे घर के सबसे बड़े व्यक्ति जो बुजुर्ग होते हैं वो मुखिया होते हैं, उसी तरह सूर्य सबसे बड़ा तारा है, तो सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। अब हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है सूर्य। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बीच में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा होगा। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी वह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम कुछ जानने योग्य बातें जानते हैं। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग, मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही
पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने के काम आता है। शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, मतलब लौट जाती है। अब ये चित्र आप देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे ग्रहों की स्थिति दी गई है। ये शुक्र है, ये पृथ्वी, ये मंगल, बुध, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, सब नाम लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब बुध के बारे में जानते हैं। हमारे 8 ग्रहों में से बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। तो आप ध्यान रखेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, पृथ्वी के नज़दीक का नहीं। जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सब आप नोट करके रखेंगे। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जो है वो कौन है? ओलंपस मोन्स, जो है मंगल ग्रह पे अवस्थित है। तो इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे और नोट करके भी अपनी नोटबुक में रख सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब शुक्र, वीनस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, एवं शाम का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो अब कुछ बातें जो ध्यान देंगे आप। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार आसानी से याद रखे जा सकते हैं। इसको निमोनिक बोलते हैं, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा सबसे नज़दीक है। तो जैसे माई से एम से मर्क्यूरी हुआ, इंग्लिश में बुध सबसे नज़दीक है। फिर सेकेंड नंबर पे वेरी लिखा हुआ है, तो वेरी का मतलब वी से वीनस। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आएगा वो होगा एफिशिएंट मदर, मतलब मार्स। तो मार्स मतलब मंगल ग्रह को मार्स बोलते हैं अंग्रेजी में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र भी पृथ्वी के ही समान है। अब उसके बाद जुपिटर, तो यहाँ पे जो जस्ट लिखा है तो जस्ट से जुपिटर होगा, मतलब चौथे नंबर पे। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो इसकी संख्या 67 है। अब आगे हम देखते हैं शनि, सैटर्न। तो सैटर्न इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शनि। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। बड़ा ग्रह नहीं है, यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम आगे सुनेंगे कुछ जानने योग्य बातें। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी, तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है और आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। किसने खोज की थी? विलियम हर्शल। अब नेपच्यून, यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरिस तथा प्लूटो बौने ग्रह हैं, तो इसलिए बौने ग्रह बोल के इसको सौरमंडल के परिवार से हटा दिया गया। अब हम जानेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर हवा और पानी दोनों मौजूद है, दोनों है। हवा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जीवित रहने के लिए जल भी उतना ही ज़रूरी है जितना ऑक्सीजन। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे धरती पर लगभग 71% भाग पर जल ही है, सिर्फ 29% भाग में ही धरातल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा के बारे में हम जानेंगे। हमारे पृथ्वी का केवल एक मात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इस वजह से ये हमें बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।